हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत ही स्पेशल है और EHS गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। EHS गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके OB नंबर 1 से लेकर के जो भी लेटेस्ट OB जो चल रहा है 30-40 सब OB के आपको जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। ओबी की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी। और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है, डाउट है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। HS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। HS गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन बहुत ही स्पेशल है। रिकमेंडेशन R164 का रिकमेंडेशन नंबर 10 में बताया गया है कि एक एम्प्लॉयर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, लाइक टू प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेसेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड्स which are as safe and without risk to health as is reasonably practicable। इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉयर को सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए, वर्क प्लेस को मेंटेन भी करना चाहिए, सेफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए, और वर्क मेथड अप्रोप्रिएट वर्क मेथड यूज करना चाहिए। व्हाट इज वर्क मेथड? ये क्या होता है? मतलब लाइक किस एसओपी। यस किस हिसाब सर, से काम एसओपी। करना कैसे बोलिए। यस सर, एक्टिविटी एसओपी, के बारे थर्ड यूजर स्टेटमेंट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग परमिट टू वर्क, हीरा, जे से जे चे, दीज आर ऑल योर वर्क मेथड्स, राइट सर। तो एक एम्प्लॉयर को अप्रोप्रिएट और सेफ वर्क प्लेस, मशीनरी और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और सही वर्क मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। टू गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग टेकिंग अकाउंट ऑफ द फंक्शंस एंड कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। एम्प्लॉयर का और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वर्क प्लेस में जो भी वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग देना चाहिए। टेकिंग अकाउंट ऑफ द फंक्शंस एंड कैपेसिटीज, इसका मतलब क्या होता है बताइए? जो उसकी एक्टिविटी है, जो काम करने वाला उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? टेकिंग अकाउंट ऑफ द फंक्शंस एंड कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। आपके वर्क प्लेस में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका परमानेंट वर्कर हो गया, टेम्परेरी वर्कर हो गया, कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, कोई आपके डिसेबल्ड वर्कर्स हैं। आपके वर्क प्लेस में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स हो सकते हैं। कोई आपका यंग जैसे वर्कर वर्कर, में भी डिजाइनेशन होता है सर। कोई नया है, कोई पुराना है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई इनएक्सपीरियंस्ड है। तो अभी आप जो नया वर्कर होगा आप उसको इंडक्शन देंगे, जो आपका एक्सपीरियंस्ड वर्कर होगा आप उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देंगे, राइट। तो वहां पे कैटेगरी के हिसाब से, तो वहां पे कैटेगरी के जैसे हिसाब कोई से सिविल का कैपेसिटी। काम करेगा, कोई मैकेनिकल का। यस। जी, डिफरेंट कोई वहाँ प्लम्बर है, कोई रीगर है, तो रीगर को एक्टिविटी। रीगिंग का ट्रेनिंग देंगे, कोई प्लम्बर है तो प्लम्बिंग का ट्रेनिंग यस। देंगे, ठीक है। तो उनके कैटेगरी के हिसाब से, उनके फंक्शंस के उनके एक्टिविटीज के हिसाब से हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, यस। राइट। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सुपरविजन ऑफ वर्क प्रैक्टिसेस एंड ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। वर्क प्लेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी वर्क प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए प्रॉपर सुपरविजन प्रोवाइड करना, ये भी एक एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट अडेप्टेड टू द साइज ऑफ द अंडरटेकिंग एंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज। ये क्या बोला गया है? आपके वर्क प्लेस का जो साइज है, हर एक कंपनी का जो साइज, मतलब क्या है? साइज का मतलब क्या है? कोई बड़ा, कोई मीडियम साइज इंडस्ट्री होता है, कोई आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं। कहीं पे वर्कर्स 3,000 से 4,000 होते हैं, कहीं पे आपके 500-600 वर्कर्स। कैपेसिटी कैपेसिटीज, आपके वर्क प्लेस का साइज, कैपेसिटी भी अलग हो सकता है, और वहां पे जो एक्टिविटीज हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो एक्टिविटी के हिसाब से और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वहां पे
अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स या फिर कंट्रोल मेजर्स वहां पे लेना चाहिए एक्टिविटीज के हिसाब से, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके वर्क प्लेस में डेली बेसिस पे 75 परमिट्स इशू होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस में 75 परमिट इशू होते हैं, तो एक बंदा सफिशिएंट है इसको इशू करने के लिए? नो सर। नहीं। okay? तो हमें इस एक्टिविटी के हिसाब से, नेचर ऑफ द एक्टिविटी के हिसाब से अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ परमिट इशू अपॉइंट करना होगा। यस सर। that is the organization arrangement, right? आपके वर्क प्लेस में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे आपका इरेक्शन हो रहा है, आपका वहां पे एक्सकवेशन एक्टिविटी हो रहा है, हॉट वर्क हो रहा है, आपका डिफरेंट एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट। तो हर एक एक्टिविटी के हिसाब से हमें प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना होगा और वहां पे अप्रोप्रिएट Yes. कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने होंगे। दैट इज Yes, द sir. ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज। हम जो डेवलप करते हैं पॉलिसी कैसे करते हैं, कंपनी के साइज को भी देखते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली उसको देखते हैं, वो डेवलप करते हैं पॉलिसी, और पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए वहां पे अरेंजमेंट्स करवाते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, मेंटेनेंस, एसओपीज, एवरीथिंग हम वहां पे डेवलप करते हैं। दोज आर योर ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट्स, एंड टू प्रोवाइड without any cost to the worker adequate PPEs which are reasonably necessary when hazards cannot be otherwise prevented or controlled। आपने अपने वर्क प्लेस में हजार्ड को, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए कई सारे कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, ठीक है। फिर भी रिस्क है आपके वर्क प्लेस, फिर भी रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस केस में हमें अपने वर्कर्स को एडिक्वेट पीपीईज प्रोवाइड करना चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट। उन्हें पैसा ना मांग के उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एंड से प्रॉपर एडिक्वेट पीपीईज प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। देन टू एंश्योर दैट वर्क ऑर्गेनाइजेशन particularly with respect to hours of work and restricts does not adversely affect occupational safety and health। तो वहां पे जो वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर्स डिफाइन करना चाहिए वर्कर्स के लिए, प्रॉपर रेस्ट ब्रेक देना चाहिए, राइट। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू टेक ऑल रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मेजर्स with a view to eliminate excessive physical and mental fatigue। आपके वर्क प्लेस में वर्कलोड ज्यादा है, मान लेते हैं, अगर वर्कलोड ज्यादा है तो आप फिजिकली भी थक जाएंगे और मेंटली भी आपका फटीग हो जाएगा, आप वहां पे थक जाएंगे, आप वहां पे इरिटेट हो जाएंगे, तो वहां पे मेंटल प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा, फिजिकल प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा। तो उस चीज को एलिमिनेट करना है, एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस में फटीग नहीं करवाना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकेबल मेजर्स लेना है मैनेजमेंट को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, एक परमिट इशूअर अगर 75 परमिट्स इशू करेगा तो वो फिजिकली भी थक जाएगा और मेंटली भी वो फटीग हो जाएगा। सो वी नीड टू अप्लाई अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकेबल मेजर्स टू एलिमिनेट, हटा देना है, मतलब कंप्लीटली रिमूव करना है, वर्क प्लेस में वर्कलोड नहीं रखना है। Also, employers' responsibility is to undertake studies and research or otherwise keep abreast of the scientific and technical knowledge necessary to comply with the following clauses। इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉयर को रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करना है, स्टडी करना है कि लीगल रिक्वायरमेंट में, क्लॉजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आईएलओ में क्या चेंजेस आया हुआ है, उसको रिसर्च करना और उस चीज को अपने वर्क प्लेस पे अप्लाई करना। आपने अपने कंपनी के लिए पॉलिसी डेवलप की, फैक्ट्री एक्ट को फॉलो करते हुए पॉलिसी डेवलप की है आपने, अगर फैक्ट्री एक्ट चेंज होता है तो आपको पॉलिसी को भी रिवाइज करना होगा, अपडेट करना होगा। तो एक मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलरली रिसर्च करे, स्टडी करे कि
वर्ल्ड वाइड क्या चेंजेस हो रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए हैं, और उसे अपने वर्क प्लेस पे कॉम्प्लाई भी करवाना है। कॉम्प्लाई दोज क्लॉजेस एट द वर्क प्लेस, उसको फॉलो करना है। फॉलो करवाना वर्क प्लेस पे, एनफोर्स करवाना। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमने बात की अबाउट C155 आर्टिकल नंबर 16 एंड रिकमेंडेशन 10 ऑफ R164। इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी, किसी का कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी पॉइंट में डाउट है, समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज, बट फ्रैंकली आप पूछ सकते हैं। सर ये जो प्रेजेंटेशन आपका जो पीपीटी है ये शेयर नहीं कर सकते कि हम लोग उनसे? पीपीटी, सॉरी सर, पीपीटी शेयर नहीं हो पाएगा बिकॉज दैट इज बीइंग रेगुलरली अपडेटेड और इसका कॉपीराइट भी नहीं आया है, तो दैट कुड नॉट बी क्योंकि शेयर। सर नोट सो इसलिए आपको कहा गया ना नोट्स बनाने के लिए, बॉस इसीलिए बोल रहा है नोट्स बनाना है आपको, राइट? सर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश। हाँ यस बोलिए, सर, स्क्रीनशॉट पॉसिबल सर। बोलिए सर। स्क्रीनशॉट भेज। So this was about employers' responsibilities. Now coming to workers' responsibilities. उससे पहले ये कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आंसर बनाने में। जो भी हमने डिस्कस किया अभी, जो भी हमने डिस्कस किया अबाउट द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका एक समरी है। अगर क्वेश्चन पूछा है सिनेरियो में कि एम्प्लॉयर ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाया, पॉजिटिवली कैसे निभाया, फुलफिल किया, तो ये कीवर्ड हम ले सकते हैं। Management provides safe work method. Management provides safe plant and machinery. Provides safe workplace. Provided information, instruction, training, supervision. Right? PPs provide किया है मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट ने वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं। Provided work hours and rest break. Reduced fatigue and kept up to date with the knowledge. अगर क्वेश्चन पूछा है कि मैनेजमेंट ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे नहीं निभाया, तो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स ले सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स आपका ये है, जो भी हमने डिस्कस किया अभी, इसका समरी है, इसका समरी है। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं आंसर बनाने में। अगर पॉजिटिवली पूछा है क्वेश्चन कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, फुलफिल किया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये पॉजिटिव कीवर्ड्स है। इसका ऑपोजिट है नेगेटिव कीवर्ड्स। मैनेजमेंट ने कहाँ पे कॉन्ट्रावेन किया या फिर ब्रीच किया, अगर पूछा क्वेश्चन में, तो आप ये नेगेटिव पॉइंट्स ले सकते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सर ये तो अपोजिट उसका लिखा गया है। हाँ, तो यहाँ पे चलिए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइडेड, सेफ प्लांट एंड मशीनरी, सेफ प्लांट एंड मशीनरी। ये सर, इट्स अपोजिट है। हाँ सुमन जी बताइए। हाँ प्रोवाइड पीपीज, नो पीपीज, अपोजिट। ठीक है। नाउ कमिंग टू वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमने यहाँ पे देखा था ILO में आर्टिकल 16 इज योर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ आर्टिकल 19 में आएंगे। आर्टिकल 19 में बताया गया है कि एक वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। C155 आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया है कि एक वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर। एंड ऑल्सो रिकमेंडेशन नंबर 16 में आएंगे, तो रिकमेंडेशन नंबर 16 में बताया गया है कि एक वर्कर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, एक वर्कर को क्या करना चाहिए, यहाँ बताया गया। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट स्लाइड्स, प्लीज आस्क। सर एम्प्लॉयर का आर्टिकल 10 में था ना? सर एम्प्लॉयर का दो जगह है, C155 में भी है और R164 में भी है। C155 का आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है और R164 का रिकमेंडेशन नंबर 10 में बताया गया है कि एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होना चाहिए। ओके। सिमिलरली
आपका C155 का आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया है कि एक वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए, और रिकमेंडेशन नंबर 16 R164 का रिकमेंडेशन नंबर 16 बताया गया है कि एक एम्प्लॉय का, एक वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो एक वर्कर का क्या होता है इसमें बताइए सर, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स। एक वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए, एनीवन? use all safety equipment. सॉरी, सर कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करके सर उसको सही तरीके से एक्टिविटी करना है ओके, सर। पीपी वगैरह यूज करना है सर। कोई भी कंपनी का जो सामान है उसको टेम्पर डैमेज नहीं करना है ओके, और खुद को सेफ रखना है। खुद को सेफ रखना है, ओके, सर। खुद और प्लस सर उसके जो साथ में काम करते हैं उनको भी सेफ्टी में थोड़ा ध्यान देना है। करेक्ट। जो साथी हैं use आपको भी सिर्फ ध्यान रखना है, और use all safety यूज equipment properly. ओके, ठीक है, और कुछ? इन केस कोई एरिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपोर्टिंग भी करना। करेक्ट, कोई हजार्ड है, सर, कोई वो- कंसर्न है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। करेक्ट, और कुछ? Report near miss कंडीशन है तो रिपोर्ट करना है, नियर मिस इंसिडेंट है तो रिपोर्ट करना है। करना है, और कुछ सर? Sir, work एक्सीडेंट in हुआ, the एक्सीडेंट हुआ रिपोर्ट करना है, एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना है। यस सर। जी। कुछ भी है उनको अगर पता चलता है साइड से तो जरूर report जी करना है। जी, करेक्ट। तो to हियर attend the safety meetings. करेक्ट, टू अटेंड सेफ्टी मीटिंग्स, करेक्ट, कमिटी मीटिंग को अटेंड करना, सेफ्टी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, दीज आर द रिस्पांसिबिलिटी। और जो उसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही कराना है, कि जिसको जो एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं करना। हाँ, Health अगर आप issues. अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो उस जॉब को परफॉर्म नहीं करेंगे, यस। और आपको उस जॉब के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप जॉब को परफॉर्म नहीं करेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे वही बताया गया सर, सेम पॉइंट्स आपने जो भी बोला है सेम पॉइंट्स यहाँ बताया गया है कि एक वर्कर्स इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग देयर वर्क कोऑपरेट इन द फुलफिलमेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द ऑब्लिगेशंस प्लेस्ड अपॉन हिम। अगर वर्कर के ऊपर, अभी आप एम्प्लॉयर हैं, आपने वर्कर को कुछ जिम्मेदारी दी है, तो वर्कर को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्क, यस विष्णु सर बताइए please। सर ये जैसे यहाँ पे सर आर्टिकल 19 है सर, ये आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या सर ये? आईएलओ का है सर, आईएलओ का है सर। अच्छा, ILO का आर्टिकल। तो सर अगर कोई आदमी मतलब वायलेशन कोई कंपनी इंडिया में करती है ILO के तहत, उस पे सर एक्शन कौन लेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगा कि सर ILO की जो टीम है वो ऑब्वियसली लेगी? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लेगा। अभी अभी आईएलओ के पास इंडिया का रिकॉर्ड कैसे है, इंडिया में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है कैसे आता है बताइए। यस सर। सर वो शेयर होता होगा रिकॉर्ड डाटा से, हाँ, गवर्नमेंट कौन शेयर शेयर करता है करती सर, होगी। कौन शेयर करता है डेटा? सर ये जो हमारी इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं ये शेयर करती होगी, यहाँ से डाटा जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप यू नो डीजी फर्स्टली, पता है डीजी फर्स्टली क्या होता है? सर फुल फॉर्म तो नहीं पता, बट सर हाँ ये कुछ डायरेक्टर जनरल कुछ जी ऐसा है सर जो कि काम करता है इसके लिए। हाँ, so this is the labor inspection, or we can say this is the body who deploy the labor inspectors for investigation or inspection at the workplace. तो डीजी फर्स्ट का सब कुछ रिकॉर्ड रहता है एंड दे सबमिट दोज रिकॉर्ड्स टू आईएलओ, क्योंकि आईएलओ से ही डिफाइन किया गया ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी आपका एक्ट्स बना है, जो भी आपका आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, वो आईएलओ से ही डेवलप किया गया है। ठीक, तो ओके हाँ, सर, थैंक यू सर। now in NIBOSH IGC we are talking about the international standards, UK standards, so we should not talk about कि हमारे वर्क प्लेस में क्या होगा, तो वो अलग बात है, दैट इज करेक्ट आप जो पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईएलओ का। आईएलओ का आर्टिकल नंबर 19 में बोला गया है एक एम्प्लॉय का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो वर्कर्स इन द अंडरटेकिंग कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर इन द फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वर्कर को उससे कॉम्प्लाई करना चाहिए। एम्प्लॉयर ने अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके,
तो वर्कर को उसे परफॉर्म करना है, कोऑपरेट करना है। Representative of workers in an undertaking are given adequate information on measures taken by the employer to secure occupational safety and health, and may consult their representative organizations about such information provided. They do not disclose commercial secrets. इसका मतलब क्या है कि कोई कंपनी, मान लेते हैं कोई केमिकल कंपनी है, उन्होंने रिसर्च किया और एक दे आर गोइंग टू डेवलप वन न्यू केमिकल, वो एक नया केमिकल डेवलप करने जा रहे हैं। तो इसका असेसमेंट करते हैं, इसका असेसमेंट किया जाता है कि इस केमिकल में कितना रिस्क है, इसके लिए क्या मेजर्स लेना चाहिए। तो ये डिस्कस होती है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में डिस्कस होती है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो वर्कर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपनी के बारे में, उसे बाहर डिस्क्लोज नहीं करना है, राइट। जो भी आपका इंटरनल मैटर्स है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उसको बाहर डिस्क्लोज नहीं करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है बाहर डिस्क्लोज नहीं करना, राइट। वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द अंडरटेकिंग आर गिवन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो वर्कर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग को अटेंड करें। They should undertake those trainings. Sorry, they should attend those training programs on occupational safety and health. ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स शुड इंक्वायर विद द एम्प्लॉयर एंड कंसल्ट विद द एम्प्लॉयर। किस चीज के बारे में? अगर किसी वर्कर को किसी मशीन के एसओपी के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कॉम्पैक्टर मशीन सिनारियो, उस सिनारियो में वर्कर्स को एसओपी के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं थी, हाउ टू यूज द कॉम्पैक्टर मशीन उनको पता नहीं था। तो वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयर से, अपने मैनेजमेंट से वो कंसल्ट करे कि अगर उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, दे शुड टॉक टू द कंसल्ट विद द एम्प्लॉयर। और अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे टेक्निकल एडवाइजर्स को भी हम ला सकते हैं, उनका एडवाइस ले सकते हैं, राइट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये बोला गया है। ऑल्सो ए वर्कर रिपोर्ट्स forthwith to his immediate supervisor any situation which he has reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to his life or health until the employer has taken remedial action. If necessary, the employer cannot require workers to return to a work situation where there is continuing imminent and serious danger to life or health. थोड़ा लंबा है, तो मतलब क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि एक वर्कर ने अगर कोई हजार्ड आइडेंटिफाई किया, जिस हजार्ड से उसकी जान भी जा सकती है या फिर उसमें सीरियस डेंजर है, तो उस हजार्ड को रिपोर्ट करना चाहिए। एक वर्कर को उस हजार्ड को रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट करने के बाद उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना एक वर्कर को, जब तक उस एम्प्लॉयर ने उस हजार्ड को करेक्ट नहीं कर दिया या फिर उस हजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल मेजर्स नहीं ले लिया, तब तक उस वर्कर को उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, कोई वर्कर एक मशीन ऑपरेट कर रहा है जिसमें कि डेंजर है, उसका मान लेते हैं कटिंग मशीन, कटर है मान लेते हैं, उसमें गार्ड अवेलेबल नहीं है, कटर का जो एक्सपोज जो ब्लेड है वो एक्सपोज है, बाहर एक्सपोज है, वर्कर के लिए डेंजर है, हजार्ड है। तो वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस चीज को रिपोर्ट किया जाए कि सर इस मशीन का गार्ड अवेलेबल नहीं है, और एम्प्लॉयर जब तक गार्ड नहीं लगा देता वर्कर को इस मशीन को यूज नहीं करना। वर्कर शुड नॉट रिटर्न टू ए वर्क सिचुएशन, जब तक हजार्ड है वर्क प्लेस में तब तक उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है, उस वर्क प्लेस पे नहीं जाना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर, राइट। सिमिलरली, रिकमेंडेशन नंबर 16 ऑफ R164 में ये बताया गया है कि एक एम्प्लॉय या फिर एक वर्कर को क्या करना चाहिए। दे शुड टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर ओन सेफ्टी
and that of other persons who may be affected by their acts or omissions at work. आपके वर्क प्लेस में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई वहां पे इरेक्शन एक्टिविटी कर रहा है, कोई वहां पे एक्सकावेशन कर रहा है, कोई वहां पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो किसी एक के एक्टिविटी की वजह से वहां पे कोई दूसरा बंदा हार्म हो सकता है या फिर वो खुद भी हार्म हो सकता है। तो एक एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खुद के सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ उसके एक्टिविटी से और भी कोई हार्म हो सकता है तो दूसरों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, देन comply with instructions given for their own safety and health and those of others and with safety and health procedures. अगर किसी वर्कर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पैक्टर मशीन सिनारियो, वहां पे वर्कर्स को बोला गया था कि आपको कॉम्पैक्टर मशीन यूज नहीं करना है। जो टेम्परेरी वर्कर्स आए थे, जो टेम्परेरी वर्कर्स थे, उनको बोला गया था कि आपको कॉम्पैक्टर मशीन ऑपरेट नहीं करना है, बिकॉज पहले भी इंसिडेंट हो चुका है और डेंजरस है, आपको ऑपरेट नहीं करना। तो अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो उन्हें फॉलो करना है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वहां पे अगर कुछ साइनेज है, जैसे कि वहां पे साइनेज था, कॉम्पैक्टर सिनेरियो में एक साइनेज था, क्या था बताइए? कुछ था साइनेज सिनेरियो में? कुछ था साइनेज? सर वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था, मतलब वन हाँ, व्हाट काइंड ऑफ साइनेज था बताइए? So that authorized person can only operate that. करेक्ट। तो वहां पे कॉम्पैक्टर एरिया में एक साइनेज लगाया गया था दैट ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन शुड ऑपरेट द कॉम्पैक्टर मशीन। तो दैट इज वन काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन। तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना उन वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि उन्होंने तोड़ा, उन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन उन्हें करना चाहिए था, ये उनका इंस्ट्रक्शन दिया गया था। यूज सेफ्टी डिवाइसेस एंड PPEs करेक्टली एंड डू नॉट रेंडर देम इनऑपरेटिव। जो भी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, जो भी PPEs हैं, उन्हें प्रॉपर्ली यूज करना है और हॉर्स प्ले नहीं करना है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उनको लाइक वी कैन नॉट misuse those equipment or devices. That is the responsibility of the worker. Workers' responsibility is to report forthwith to their immediate supervisor any situation which they have reason to believe could present a hazard and which they cannot themselves correct. और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर कुछ हजार्ड है वर्क प्लेस में तो उसे रिपोर्ट करें। कैसा हजार्ड? जिस हजार्ड को वो खुद करेक्ट नहीं कर सकते, खुद उस हजार्ड को ठीक नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो उस हजार्ड को इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर को या फिर अपने मैनेजर को, इमीडिएट मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि कॉम्पैक्टर मशीन सिनेरियो में कॉम्पैक्टर बार बार जैम हो जा रहा था, वो एक हजार्ड है, बार बार जैम होके रीस्टार्ट हो रहा था, जो कि एक हजार्ड है, बट नोबडी रिपोर्टेड। और उन्होंने खुद ट्राई किया क्लियर करने के लिए जैम को। जो एक्सपीरियंस्ड वर्कर था उसने रिपोर्ट ना करके खुद ट्राई किया जैम को क्लियर करने के लिए, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को तोड़ा, हुआ फॉलो नहीं किया, राइट? और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट और इंजरी टू इल हेल्थ व्हिच अराइजेस इन द कोर्स ऑफ और कनेक्शन विद वर्क। कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है या फिर काम के दौरान कोई बीमार पड़ रहा है वर्कर, तो उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को, उस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, राइट? वर्क प्लेस में कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसे इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर को, अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्कर। सर क्लियर है? वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एनी डाउट्स? यू कैन रेज द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो इश्यूज, पूछ सकते हैं आप लोग।